राजभाषा अधिकारी या किसी भी इंटरव्यू को अपनी पसंद की दिशा में कैसे मोड़ें, कैसे ले जाएं? ऐसा क्या उत्तर दें, किस तरह से पहले प्रश्न को लें एक मौके के रूप में कि इंटरव्यू लेने वाला बोर्ड आपके अनुसार ही आपकी दिशा में, आपके मनमर्जी की दिशा में आपके सवाल पूछता चला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं व्योमकेश शर्मा और भवानंद फ्री लर्निंग पर आपका स्वागत है। ये अपने व्यक्तिगत और अब तक पूछे गए अनुभवों के आधार पर इसमें बात की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरव्यू में आपसे 10 से 30 मिनट तक बात होती है। सामान्यतः किसी भी इंटरव्यू में कम से कम 10 मिनट। अगर आपका इंटरव्यू इससे जल्दी पहले खत्म हो जाए तो समझ लीजिए कुछ दिक्कत है। पहला प्रश्न होता है अपने बारे में कुछ बताएं। पहला प्रश्न जब आपसे पूछा जाए अपने बारे में कुछ बताएं तो इसको मौके के रूप में लीजिए। यह इंटरव्यू बोर्ड आपको एक मौका दे रहा है कि आप अपने अगले जो 20 मिनट 15-20 मिनट बातचीत आपसे होने वाली है, मैक्सिमम 30 मिनट तक, आप उसकी दिशा निर्धारित कर सकते हैं इस उत्तर के साथ। अगर आपका उत्तर आपका नाम साहित्यिक है, ऐतिहासिक है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपका नाम जुड़ा है जो देश और दुनिया में महत्वपूर्ण है, तो इंटरव्यू बोर्ड आपके नाम से संबंधित प्रश्न पूछेगा और वो कम से कम 10 मिनट 5 मिनट इस दिशा में बात हो सकती है अगर आप उसको सही तरह से संभालते हैं। नाम का कुछ अर्थ होना चाहिए जिस पर आगे बात हो सके। ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के बारे में ये बात लागू हो सकती है। पहला प्रश्न यही पूछा जाता है, अपने बारे में कुछ बताइए। तो अपने बारे में कुछ बताते समय ध्यान रखिए कि आपको अपना नाम बताना है, और अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप अपनी नौकरी के बारे में बताइए। अपनी जो सबसे उच्च शिक्षा है उसके बारे में बताइए। अगर आप एमए कर रहे हैं तो मैंने एमए किया है, अगर आप एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं तो उसके बारे में बताइए। जैसे ही आप कहेंगे कि मैं एमए कर रहा हूँ, किस विषय से कर रहे हैं, उस विषय से सवाल पूछा जा सकता है आपसे। अगर आप चाहते हैं कि आपसे विषय के बारे में सवाल ना पूछा जाए तो आप सिर्फ अपने बारे में बताइए और आप कहाँ से हैं, आपका होम स्टेट का क्या है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसके बारे में बताइए। पिछले वीडियो में मैं आपसे बात कर चुका हूं कि जब आप होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे तो अगर वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा इस देश में तो फिर उस पर भी बात हो सकती है। तो आप जो उत्तर देंगे सवाल उसी से पैदा होता है। आपका पहला प्रश्न इंटरव्यू बोर्ड को ये मौका देता है, क्योंकि दिन भर में 50-100 लोगों का इंटरव्यू लेना होता है, तो इंटरव्यू बोर्ड के पास फैक्चुअल प्रश्न पूछने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। वो भी नहीं चाहते हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरा इंटरव्यू मोनोटोनस हो सकता है अगर वो फैक्चुअल इंटरव्यू हर कैंडिडेट का तो नहीं ही होता है, एक सामान्य बातचीत होती है। और ये चीज़ आप जान लीजिए कि इंटरव्यू सामान्य ज्ञान, आपका जो नॉलेज है और आपकी पर्सनालिटी, दोनों का टेस्ट है। आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ पर्सनालिटी का टेस्ट है तो सिर्फ पर्सनालिटी का टेस्ट नहीं है, नॉलेज प्लस पर्सनालिटी। क्योंकि आपसे 2 सवाल 3 सवाल पूछा जाए, आप नहीं बता पाए, तो उससे आपकी पर्सनालिटी जुड़ जाती है कि आपको चीज़ें नहीं पता है, आपने ठीक से अध्ययन नहीं किया है जो विषय भी आप पढ़ रहे हैं। तो उसी तरह से साहित्य के बारे में आपसे जैसे ही पूछा जाएगा कि आपका प्रिय कवि कौन है, आपका प्रिय लेखक कौन है, आपकी प्रिय पुस्तक कौन है, तो अगर पुस्तक में आप कोई विदेशी पुस्तक का नाम लेते हैं तो उस पर बात आगे हो सकती है। आप अगर भगवत गीता का नाम लेते हैं तो उस पर बात हो सकती है। आप किसी ऐसी पुस्तक का नाम लीजिए जिस पर आगे बात हो सके। सामान्य किसी पुस्तक का नाम ले लेंगे, मैला आंचल, बात तो हो सकती है लेकिन वो सब लोग वही नाम लेंगे। राग दरबारी, मैला आंचल मेरी सबसे अच्छी लगती है, गोदान। तो रटा रटाया उत्तर है। कोशिश करिए कि कुछ नया करिए, कुछ नई बात करिए और उसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे ही इंटरव्यू बोर्ड आपके ऊपर पहला प्रश्न फेंकेगा आप उसको मौके के रूप में लीजिए। आप उसको स्किप मत करिए, आप दाएं बाएं करके उससे निकलना चाहेंगे कि मैं बहुत अच्छा संभाल लिया, मैंने सही। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप इंटरव्यू को अपने डायरेक्शन में मोड़िए। 15-20 मिनट जो भी बातचीत आपसे होती है वो कोशिश करिए कि आप तय करें कि बात किस चीज पर हो। अगला ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कालिदास के नाटकों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विलियम जोन्स रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में थी, उसमें काम करते थे और प्राच्य विद्या मतलब भारत के अतीत को लेकर पढ़ते लिखते थे, पत्रिका भी निकलती थी, उसमें चीजें छपती थी। तो कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, विलियम जोन्स ने।
तो जैसे ही आप कहेंगे कि विलियम जोन्स ने किया, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने किया, तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 1784 में बनी थी, कहाँ है? विलियम जोन्स के बारे में और क्या जानते हैं आप? अगर ये सवाल आएगा तो फिर उस पर आगे बात इस तरह से हो सकती है। संविधान में हिंदी को लेकर क्या प्रावधान है? आप जैसे ही प्रावधान बताएंगे कि संविधान में 343 से लेके 351 तक है, तो हो सकता है कि आपसे कोई पूछ ले 351 में क्या है, 343 में क्या है। यहीं पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अभिव्यक्ति का अधिकार किसमें है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स किसमें है। तो इंडियन पॉलिटी भी आप देख लीजिए, जो एक सामान्य व्यक्ति को, देश के एक सामान्य नागरिक को जितनी इंडियन पॉलिटी जानना जरूरी है उतना आपको आना चाहिए। चलिए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? सब लोग इसको पढ़े हैं, ग्रेजुएशन में, एमए में, हर जगह सिलेबस में है ये। तो राजभाषा तो आपको पता है संविधान में है, सरकार में कामकाज की भाषा है। राष्ट्रभाषा का संविधान में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप एकदम क्लियर रखिए कि संविधान में राष्ट्रभाषा को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे ही देवनागरी लिपि के बारे में बात हो सकती है, इसके वैज्ञानिकता के बारे में बात हो सकती है। भारत की और कौन सी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं भारत की, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, ये भी आप पता कर लीजिए। बोली और भाषा में क्या अंतर है? तो ये तात्विक भेद जो बोली और भाषा का होता है, आप अंतर पढ़िए, परिभाषा नहीं रटनी है, आपको अंतर समझना है। चलिए, अच्छा, अनुवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जब आपसे पूछे जाएंगे, ये कुछ सूची मैंने बनाई थी। इसमें अनुवाद क्या है, अनुवाद की परिभाषा क्या है, आपके अनुसार एक अच्छा अनुवाद क्या है, इस तरह के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, विस्तार से बात हुई थी कि एक अच्छा अनुवाद वो है जो पढ़ने में अनुवाद न लगे। अब यह भी एक मौका है, आप जैसे ही कहेंगे कि पढ़ने में अनुवाद न लगे, तो इंटरव्यूअर बोलेगा कि पढ़ने में अनुवाद न लगे, इसका क्या मतलब है? तो आप उसको फिर एक नई दिशा दे सकते हैं अपने इंटरव्यू को, कि पारिभाषिक शब्दावली का कम से कम इस्तेमाल हो। जैसे ही आप पारिभाषिक शब्दावली शब्द यूज करेंगे, पारिभाषिक शब्दावली पे आपसे बात हो सकती है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के बारे में बात हो सकती है। तो आप जो बोलते हैं वो सूत्र वाक्य के रूप में प्रश्न उससे निकलते हैं। आपका इंटरव्यू तय होता है कि वो किस दिशा में जाएगा, ठीक है। अच्छा अनुवाद वही जो सहज सरल, पढ़ने में अनुवाद न लगे, कठिन न लगे, बोलचाल की भाषा में हो। आज के समय में अनुवाद क्यों जरूरी है, अनुवाद के क्या लाभ हैं? तो अनुवाद की वजह से ही हमारी भाषा की सीमा, हमारे ज्ञान की सीमा नहीं बनती है। मान लीजिए दुनिया की दूसरी भाषाओं में कुछ अच्छा लिखा जा रहा है, बेहतर साहित्य लिखा जा रहा है, ज्ञान विज्ञान की नई नई बातें सामने आ रही हैं। तो जब हम अगर या तो वो भाषा सीखें, तो हम दुनिया की कितनी भाषाएं सीखेंगे? सारी भाषाओं में जो अच्छा ज्ञान है उस भाषा को सीख कर अगर हम पढ़ेंगे तब तो बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसे में अनुवाद एक सेतु, जो आप लोग बार बार पढ़ते हैं ना, कल्चरल ब्रिज, सांस्कृतिक सेतु है, सरणी है। तो वो यही है कि उसके माध्यम से दूसरी भाषाओं का साहित्य, ज्ञान, संस्कृति, जो अच्छी चीजें हैं वो हमारी भाषा में आ जाती हैं और हम अपनी भाषा में उन चीजों को पढ़ लेते हैं। हमें वो भाषा नहीं सीखनी पड़ती है। और इस तरह से एक दूसरे से जुड़कर अलग अलग साहित्य में, अलग अलग बोलियों, भाषाओं में नई नई साहित्यिक विधाओं का, नए नए तरह के विमर्श की शुरुआत भी होती है। आपने देखा था कि खड़ी बोली हिंदी के विकास में, नाटकों के विकास में, उपन्यासों के विकास में बांग्ला और संस्कृत अनुवादों की बहुत भूमिका रही। और जो शुरुआती बांग्ला और संस्कृत, अब देखिए यहां पर जैसे ही आप इस तरह की बात करेंगे, तो अगर इंटरव्यू बोर्ड में कोई हिंदी का प्रोफेसर है, कोई हिंदी का एक्सपर्ट है, तो वो तुरंत आपसे पूछेगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के विकास में ऐसा कभी हुआ? तो आप ये समझ लीजिए कि यूरोप में अंग्रेजी भाषा में ग्रीक और लैटिन के अनुवादों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका, ऐतिहासिक भूमिका अदा की अंग्रेजी साहित्य पुनर्जागरण में, वहां के यूरोपीय पुनर्जागरण में, वही भूमिका भारतीय नवजागरण में और हिंदी नवजागरण में भी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में, ठीक है, और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संस्कृत और बांग्ला से होने वाले अनुवादों ने किया। तो ये एक मौका है। जैसे ही आप इस तरह की बात करेंगे, आपका इंटरव्यू एक अलग दिशा में चला जाएगा।
राजभाषा नीति से संबंधित मैंने चर्चा की थी कि आप वार्षिक कार्यक्रम जो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा निकाला जाता है, आप उसको देख लीजिए। उसमें क ख ग 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तीनों क्षेत्रों में वो यहाँ पे छूट गया था। क ख ग 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। किस क्षेत्र में कौन सा राज्य है वो देख लीजिएगा। आप जिस राज्य से हैं वो किस क्षेत्र में आता है। जैसे अगर कोई बंगाल से है तो बंगाल ग क्षेत्र में आता है। ग क्षेत्र के लिए क्या लक्ष्य हैं काम करने के, उसमें दिया हुआ है, करेस्पॉन्डेंस के, पत्राचार के, नोटिंग के। कोई दिल्ली से इंटरव्यू दे रहा है तो उसके लिए क्या लक्ष्य है, तो दिल्ली क क्षेत्र में आता है, मुंबई ख क्षेत्र में आता है, गुजरात ख क्षेत्र में आता है, जम्मू कश्मीर ग क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो जैसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि आप कहाँ से हैं। जैसे शुरू में आप जब अपना परिचय देंगे कि मेरा नाम ये है, मैं इस राज्य से हूं, तो वहां भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये राज्य किस क्षेत्र में आता है। तो आप जिस राज्य से हैं वो राजभाषा विभाग ने उसको किस क्षेत्र, भाषाई आधार पर क ख ग क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में रखा है, ये आप याद कर लीजिए। उस क्षेत्र के लिए हिंदी में काम करने के लक्ष्य क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो संवैधानिक प्रावधान है 343 से 351 तक, उस पर बात हो चुकी है। राजभाषा संकल्प, यूनिकोड क्या है, राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) ये इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट को द्विभाषी रूप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होता है और जिम्मेदारी होती है इस डॉक्यूमेंट पर। 14 प्रकार के दस्तावेज इसमें आते हैं। टेंडर इसमें आता है, कॉन्ट्रैक्ट इसमें आता है, प्रेस रिलीज इसमें आती है। तो वो 14 प्रकार के जो दस्तावेज हैं वो आप जान लीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास राजभाषा के क्षेत्र में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इसका उत्तर नहीं देंगे तो हो सकता है कि इंटरव्यू बोर्ड के ऊपर भी ज्यादा प्रभाव ना पड़े। लेकिन आप अगर इसका उत्तर दे देते हैं तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि ये एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद आपको राजभाषा नीति के बारे में जानकारी है और आप इस क्षेत्र को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप सीरियस हैं चीजों को लेकर। चलिए, राजभाषा नियम 1976 ये पढ़ लीजिए, ये दोनों नियम जरूर पढ़ लीजिए। राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976। जो क ख ग वाली बात है वो 1976 में है। ठीक है, और इसमें नियम 5, हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही देना है। ये सबसे जरूरी है, ये 100% टारगेट है। नियम 5 क्या है, हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही देना है। उसी तरह से नियम 8(4) क्या है, नियम 12 क्या है। नियम 12 में यह है कि किसी भी संस्था का जो एचओडी है, जो कार्यालय प्रमुख है, वही जिम्मेदार होगा उस कार्यालय में हिंदी से संबंधित जो भारत सरकार की नीति है, नियम है, उनको लागू करने में। हिंदी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, उस संस्था का एचओडी, प्रधान, सबसे बड़ा अधिकारी जिम्मेदार है। एक और प्रश्न ऐसा ही है, त्रिभाषा सूत्र क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा। हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी सम्मेलन, ये बार बार पूछे जाते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इन पर बात हो चुकी है पिछले वीडियो में, मेरे पार्ट 1 में। चलिए, आर्थिक अवधारणाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे अगर आप आईबीपीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं। अब तक मैंने जो बात की वो किसी भी इंटरव्यू में होती है। राजभाषा अधिकारी का, हिंदी अधिकारी का, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज का, ट्रांसलेटिंग ऑफिसर का, या किसी भी संस्था में जो हिंदी से संबंधित पद हैं, कई जगह पे हिंदी एडिटर नाम से पद निकलते हैं, तो उसमें आप जो पीछे बातें मैं कर चुका हूं वो सारी चीजें वहां आएंगी। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू आईबीपीएस में है तो आपसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इंडियन इकोनॉमी के, उसके बारे में बात की जाएगी, जनरल इकोनॉमी के भी। जैसे इन्फ्लेशन क्या है, एनपीए क्या है, राइट ऑफ करना क्या होता है, ऐसे कुछ जो मूलभूत, जो फंडामेंटल, जो बेसिक शब्दावली होती है बैंकिंग सिस्टम की, उसको आप पढ़ लीजिएगा। बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है इसके बारे में भी आप जान लीजिएगा। ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी हैं, आप देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग इसके लिए ल्यूसेंट बुक देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ल्यूसेंट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने उस पुस्तक को पढ़ा है, उस बुक को पढ़ी है, इसलिए मैं उसके बारे में कह सकता हूं। और उसमें इंडियन पॉलिटी का जो पार्ट है ल्यूसेंट का, ये आप यहां से पढ़ सकते हैं, सफिशिएंट है। सीधे सीधे यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में भी कई बार प्रश्न वहां से मुझे मिले थे। तो सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों में भारत का आधुनिक इतिहास और भारत का संविधान, एक ठीक ठाक आइडिया आपके पास होना चाहिए। प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये सब ल्यूसेंट में मिल जाएगा। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। नाटो क्या है, वार्सा पैक्ट क्या है।
ये सारी चीजें। आर्थिक घटनाक्रम में देश में जो इकोनॉमिक्स में हो रहा है अभी, जैसे बिटकॉइन को लेकर जो बात चल रही है, अभी जो बजट आया था, बजट में ऐसी क्या चीजें थी जो हाइलाइट्स थी बजट की, उसको पढ़ लीजिए। इंटरव्यू लेने वाली संस्था जैसे IBPS है, तो IBPS का क्या काम है, IBPS क्या है, फंक्शंस क्या हैं इसके, ये पढ़ लीजिएगा। और अगर कोई दूसरा कार्यालय है तो उस कार्यालय के बारे में उसकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ लीजिएगा। अगर किसी अन्य संस्था में आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप उस संस्था की वेबसाइट पर जाइए, वहां पे अबाउट अस, वहां की एनुअल रिपोर्ट, सारी चीजें देख लीजिए कि वो संस्था किस मंत्रालय से जुड़ी है, उसका काम क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, या प्रॉफिट मेकिंग संस्था नहीं है तो क्या करती है, वो देश के डेवलपमेंट में उसका कंट्रीब्यूशन किस तरह से है। चलिए, तो ये सारी चीजें, ये सारा एक सूची मैंने बनाई थी। कुछ लोगों ने मुझे DM किया था, फेसबुक मैसेंजर में भी मैसेज किया था कि सर अगर कोई सूची आप बना सकते हैं जिसके आधार पर हमसे प्रश्न पूछे जाएं और सीधे सीधे प्रश्न उसमें से आ जाएं, तो मुझे लगता है कि आपका इंटरव्यू इन्हीं प्रश्नों के आसपास होगा और 10 से 30 मिनट में इससे अधिक बात भी नहीं हो सकती है। आप इंटरव्यू के शुरुआत को, आपका जो पहला प्रश्न इंटरव्यू बोर्ड पूछता है आपसे, अपने बारे में कुछ बताइए, उसको एक मौके के रूप में लीजिए। किसी भी प्रश्न को, शुरू के जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसको मौके के रूप में लीजिए। उसको आप अगर स्किप करेंगे तो आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए मतलब कितना भी आप रट लें, कितना भी याद कर लें, कहीं ना कहीं गुंजाइश बनी रहती है कुछ न कुछ न बता पाने की। तो ज्यादा बेहतर है कि शुरू में उस मौके को आप ले लीजिए और इंटरव्यू की दिशा अपने अनुसार तय करिए। तो ये रही आज की बातचीत। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ विषयों पर, मैं हिंदी साहित्य के विषयों पर भी वीडियो बनाता रहा हूं और उसका जो उद्देश्य है, मेरा ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी कराना है। उसमें सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर बातचीत मैं करता हूं जो UGC नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी या अन्य हिंदी की जो प्रतियोगी परीक्षाएं, राजभाषा अधिकारी की भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हिंदी से संबंधित प्रश्न, तो वो उन पर फोकस है। छोटे वीडियोस हैं, जहां कंफ्यूजन होता है उसको दूर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। वो भी कुछ विशेष छात्रों के अनुरोध पर ही मैंने शुरू किया था। तो चलिए, धन्यवाद।